के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको मल्टीप्लाई करके फायदा भी देती है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी ज्यादा लगने लगे क्योंकि दूसरों को आपसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर कुछ देश इस जिम्मेदारी से भागेंगे भी। एक समय था जब यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। कहा जाता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट ही किसने किया है? यूएसए ने, पैक्स अमेरिकाना। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप इज हेलबेंट ऑन डिसरप्टिंग दिस वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि जिस रूल से ये वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है अब उसको ही डिसरप्ट करने में लगे हुए हैं। कहा जाता है कुछ नया अगर बर्थ देना हो दुनिया को तो चीजों को शेक तो करना पड़ता है, लेकिन उस शेक से नुकसान तो यूएस को भी हो रहा है। क्या यूएस की जनता इसको झेल पाएगी? क्योंकि यूएस ने ना तो फ्रेंड्स को छोड़ा ना एनिमीज को छोड़ा, सब पर टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल फ्रेंड्स हैं जैसे कि कनाडा, मैक्सिको, यूरोप यूनियन के देश, वो भी इन पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा इनकी जनता को भी हो रहा है। सोचिए, इंपोर्ट करना इनके लिए भी तो महंगा हो रहा है, प्लस ये अपने प्रोडक्शन को जो एक्सपोर्ट करते थे यूएस में, कनाडा में, मैक्सिको में बेचते थे, क्या अब वो उतना कंजप्शन हो पाएगा? क्योंकि उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए, यानी कि उन्होंने भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। 100 रुपीज, अगर मैं रुपीज आपको बताऊं, और उस पर अगर 30% बढ़ा दिया जाए तो भाई 130 रुपए का वहां पर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान को दोनों को है। लेकिन यूएस को लग रहा है कि ये सारे के सारे रिलेशनशिप जो हैं वो ट्रांजैक्शनल होते हैं, इसमें कोई लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऐसी कोई चीज नहीं होती। और अब ये वैल्यूज एक मास्क की तरह था, ऐसा शो अप हो रहा है। यूएस ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब देखिए, जो इनिशियल ईयर्स थे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के, वेस्टर्न नेशंस ने इनका बम्पर फायदा उठाया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज पर हम आज झेल रहे हैं। और आज जब ग्लोबल साउथ के नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, आप उनकी सोचिए, जो साउथ पैसिफिक में है, क्रिबैटी, नौरू, सोलोमन आइलैंड, छोटे छोटे देश, वो तो डूबने लग रहे हैं। और अब अगर वो कह रहे हैं कि देखो आपने क्योंकि इस बर्बादी से ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि अमीर आप हुए हो, तो भाई ग्रीन क्लाइमेट के लिए जो फंडिंग है उसमें तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। यूएस से कह रहा है क्या होता है क्लाइमेट चेंज, हम नहीं करेंगे फंडिंग। तो क्या ऐसे बना जाता है हेजेमॉन, ऐसे रहा जाता है हेजेमॉन? नहीं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जो यूएस की लीडरशिप है वो अब जा रही है, कोलैप्स हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है इसके लिए केवल डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपलिस्टिक नैरेटिव है कि आप इसको अगर केवल डोनाल्ड ट्रंप के माथे मर दें। रीजन, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है। जिस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और जिस वजह से आए हैं वो सब उन कारणों की वजह से हुआ है, और हमें एक एक करके उन कारणों को बहुत आसानी से इस वीडियो में समझ लेना है। नेटो, कलेक्टिव डिफेंस, कोल्ड वॉर का प्रोडक्ट है। यूएसए ने कहा कि यूरोप के देश, अरे आप हमारे साथ आइए, आपको ज्यादा हथियार नहीं खरीदने पड़ेंगे। क्यों? कलेक्टिव डिफेंस है ना, आपके हथियार हमारे हथियार एक ही हो जाएंगे। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, अगर आप पर हमला हुआ तो हम सबकी फोर्सेस आपके साथ हैं, तो हथियार कम खरीदने पड़ेंगे, यूएस का सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसके नीचे नीचे ये भी था कि नेटो के देशों को हम टॉप टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। टेक्नोलॉजी जब शेयर करेंगे तो आप हमसे हथियार खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे तो पैसा देंगे। तो यूएस जब जिम्मेदारी ज्यादा ले रहा था नेटो में डिफेंस की, तो उसका एक कारण ये भी था, एक सुना है ना आपने, ड्रिप मार्केटिंग, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वैसा ही था कि हमने अपने फॉरवर्ड बेसिस आपके यहाँ बना दिए, हमने अपने वेपन्स यहाँ पर ला दिए, लेकिन आपको भी तो इन वेपन्स में से कुछ चाहते होंगे, क्योंकि भाई आप खर्चा कम कर रहे हैं, बट यू वांट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। आप अपने डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए और ये वेपन जो है आप हमसे डायरेक्टली खरीद लीजिए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस, इससे जो है वो सेफ फील कर रहे थे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब हम क्यों लें इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये खुद अपने आप इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं। अरे स्वीडन जैसे देशों ने भी डिफेंस एक्सपोर्ट में महारत हासिल कर ली है, इनकी साब कॉर्पोरेशन इंडिया तक को पिच कर रही है अपने वेपन्स। तो ये जो शिफ्ट है ये सडन नहीं है, इसके पीछे का एक बड़ा स्टोरी है। चलिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के ऑर्डर से, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूएस से जीतने वाली ताकतों में भी सबसे बड़े जीता हुआ प्लेयर था। कारण, क्योंकि यूरोप को क्या मिला, जीत तो मिली लेकिन साथ में बर्बादी मिली, क्योंकि मेजर हॉटस्पॉट तो कौन था, यूरोप ही था। लेकिन यूएसए को फायदा हुआ, इसका कारण था आइसोलेशनिस्ट ज्योग्राफी, एक तरफ पैसिफिक दूसरी तरफ अटलांटिक, और यहां पर जो सप्लाई की गई मतलब वेपन्स की, तो इनकी तो स्टील इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री सब बूम कर गई, तो बहुत पैसा कमाया इन्होंने। तो उस समय एक इनके स्कॉलर हुए मॉर्गनथाउ,
मॉर्गनथाउ ने कहा यूएस के पॉलिसी मेकर्स को कि जो जीत जाता है, सबसे बड़ी गलती एक वो ये करता है, वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। जीतना सब कुछ नहीं है, उस जीत के बाद वर्ल्ड की टेबल को अपने हिसाब से सेट करना और अपनी हेजेमनी बना कर रखना, ये जरूरी है। अमेरिका इसी से आप अपनी आप को सुरक्षित रख सकेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप में और बाकियों में पावर का डिफरेंस इतना रहना चाहिए कि बाकी साथ भी आ जाए ना, तब भी कुछ ना हो सके। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पावर को बढ़ाना है ना, तो आपको दूसरों को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना है तो उनको कस्टमर तो चाहिए। तो ऐसे में यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा यूएसए ने लिया। यहां तो बर्बादी बर्बादी थी। इसके बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद जुलाई 1944, फिर 1945 दिसंबर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिटेन वुड के ट्विंस। और वर्ल्ड बैंक का अब पहला लोन देखिए किसको जाता है, फ्रांस को जाता है। और उसके बाद साथ में मार्शल प्लान, जो यूएसए कहता है हम अलग से भी पैसा देंगे, अलग से पैसा, करीब $13 बिलियन। $13 बिलियन कितनी बड़ी रकम है। वो इस वजह से था कि जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है ना, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, जीएटीटी का, इसके थ्रू हम सबको साथ लेकर आएंगे। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे सेट करेंगे कि सबको लगे कि हाँ सबके लिए अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन बात यह है कि हम टेबल को सेट कर रहे हैं तो ज्यादा फायदा हमें होगा, लेकिन बाकियों को पहले टेबल पे जगह नहीं थी बैठने की, अब टेबल तो कम से कम लगा दी। तो इस वजह से सबको फायदा हुआ। देखिए मैंने बताया वर्ल्ड बैंक का फ्रांस को लोन गया $250 मिलियन का, पहला था। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पहली संस्था बनी ना, वो भी आईबीआरडी थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत किसको थी? इन्हीं को जरूरत थी। उसके बाद आईएमएफ ने इवन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हेल्प करी। तो यानी कि दुनिया रिलाय करने लगी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक पर, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि आपकी इकोनॉमी को थ्राइव कराएंगे। देखिए यूएस ने $13 बिलियन, आज के हिसाब से देखें तो $150 बिलियन की मदद की थी। तो जाहिर सी बात है, पैसा खर्च करोगे तो लीडरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। फ्रांस को जो सपोर्ट मिला, उसके बाद अगर 45 से 51 के इन 6 सालों की बात करूं तो 64%, 64% प्रोडक्शन बढ़ गया। सोचिए, तो फ्रांस थैंकफुल होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज वही फ्रांस क्या कह रहा है, इमैनुअल मैक्रोन कह रहा है, वी शुड नॉट टो द लाइंस ऑफ यूएस इन आवर फॉरेन पॉलिसी। तो यानी कि भाई बहुत कुछ बदल रहा है दुनिया में। दिस वर्ल्ड ऑर्डर इज कोलैप्सिंग, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। जीएटीटी था, अब कहा कि जीएटीटी को और स्ट्रांग बनाएंगे। उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुए, जो एक्चुअली फाइनली आउटकम हुआ जिसका डब्ल्यूटीओ बनना। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस समय यूएसए क्या चाह रहा था कि दुनिया में टैरिफ रिड्यूस हो। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट वाली बात हो गई। यानी कि इंपोर्ट टैक्स को कम करने के लिए यूएसए सपोर्ट करा था, लॉबी करा था। 39% ओवरऑल टैरिफ दुनिया में डिक्रीज भी कराए, डब्ल्यूटीओ बना, और डब्ल्यूटीओ के फिर जो एग्रीमेंट साइन हुए, तो यूएसए ने यह भी कहा लेटर टाइम में कि चाइना हम आपको भी इसमें मेंबर बनाएंगे। कई यूएस के साथी देशों ने कहा भाई चाइना को मत बनाओ, चाइना के लिए इतनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्यों ओपन कर रहे हो? यूएसए ने कहा नहीं, चाइना की इकोनॉमी जब लिबरलाइज होगी तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और एक लिबरलाइज इकोनॉमी से हो सकता है पॉलिटिकली भी चाइना लिबरलाइज हो जाए और वो हमारे जैसा ही एक डेमोक्रेटिक नेशन बन जाए। चाइना वाज सेइंग हाँ हाँ, जो तुम्हें लग रहा है मानो और मुझे इसमें मेंबर बनवाओ। और उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। चाइना अपना वही कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल, पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म, और यू कैन से चाइनीज काइंड ऑफ सोशलिज्म जो चाइना कहता है, और इकोनॉमी में कैपिटलिज्म। अब देखिए 2024 में यूएस का डॉलर जो है अभी भी करीब 58% वेटेज रखता है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये एक डिक्लाइन में जा रहा है। बीच में डिक्लाइन में गया था वो यूएस इन्फ्लेशन, उसके बाद ये डिक्लाइन में जा रहा है। यानी कि दुनिया अब उतना रिलाय नहीं कर रही है यूएस डॉलर पर जितना पहले कर रही थी। कल्चरल इन्फ्लुएंस उन्होंने बनाया अपना। हॉलीवुड मूवीज, ऐसा लगेगा आपको कि शायद दुनिया में अगर कुछ भी होगा तो बचाने शायद व्हाइट हाउस में मीटिंग होगी, यूएस प्रेसिडेंट ही दुनिया को बचाएंगे। लेकिन ये सब आपको लगता होगा कि यार कल्चर से क्या ही हो रहा है? नहीं, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इफ पीपल आर फॉलोइंग द प्रोडक्ट्स, पीपल आर फॉलोइंग द फैशन, म्यूजिक, एवरीथिंग विच इज बेस्ड इन यूएस, देन डेफिनेटली दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यूएस, राइट? मिलिट्री अमेरिका की स्ट्रेंथ थी अनपैरेलल्ड, और अभी भी है कई मायनों में। लेकिन अब अमेरिका नेटो में अपने आप को बैकफुट पर ला रहा है, कह रहा है कि सबको अपने खर्चे खुद करने पड़ेंगे, इंक्रीज करो अपना एक्सपेंडिचर, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गारंटी देयर सिक्योरिटी फ्रॉम रशिया। तो ये तो लीडर की पहचान होती नहीं है, ये तो आप लीडरशिप छोड़ रहे हो। और सीधा सा नियम है, जब भी पावर में वैक्यूम आता है तो कोई ना कोई उसको कैप्चर करने आता है। तो अगर यूएस ग्लोबल लीडरशिप में कोलैप्स हो रहा है
तो उस पावर को कैप्चर करेगा कौन? कोई तो करेगा, और जो करेगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, लेकिन उसका मल्टीपल एडवांटेज उसको होगा, और उसका जो जो दुश्मन होगा उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे कि यूएसए ने अपनी हेजेमनी से नुकसान पहुंचाया हर उसके एडवर्सरी को, तो सेम यहां पर लेगा। खैर, जब ये नेटो बना तो उसके बाद कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ सिंबल ऑफ पैक्स अमेरिकाना, और ये फर्दर एक्सपेंड होता रहेगा, और यही अब कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण भी है, जैसे कि रिसेंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। लेकिन इस पीस में अब हम पैराडॉक्स देख रहे हैं। पैराडॉक्स क्या? नाउ अब इसके सीट्स देखते हैं कहां पर हैं। तो देखिए, ट्रंप की प्रेसिडेंसी से पहले ही हमें दिखने लगा था कि पैक्स अमेरिकाना जो है, जो हेजेमनी थी, वो अब डिक्लाइन में है। एक उसका रीजन है इंपीरियल ओवररीच। इवन मतलब मिडिवल और मॉडर्न टाइम के जंक्चर पे बैठे थे मैकियावेली, और एंशिएंट टाइम में चाणक्य ने, दोनों ने एक बात कही थी कि भाई रूलर को वहीं तक अपना कंट्रोल डायरेक्ट रखना चाहिए जहां तक उसको लगे वो प्रैक्टिकली कंट्रोल कर सकता है। बियॉन्ड अ पॉइंट अगर तुम अपनी मिलिट्री को जगह जगह भेजोगे, वॉर्स एक्सटेंड करोगे, तो हो सकता है तुम्हारे इतने रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएं कि तुम अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी कर सको। एग्जाम्पल देखिए, जो अफगानिस्तान और इराक में इन्होंने किया 9/11 के बाद, कहा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, लेकिन अभी तक अमेरिका की जनता मानती है, अभी प्यू रिसर्च सर्वे का जो डेटा है वो कहता है कि अमेरिका की जनता मोर देन 50% मानते हैं कि भाई ये जो वॉर थे ना, ये ज़ाया पैसा इन्होंने किया है, और अल्टीमेटली इसके बाद इनकी जो हेजेमनी है वो डिक्लाइन हुई है। इराक में क्या आ गई डेमोक्रेसी? अफगानिस्तान में क्या आ गई डेमोक्रेसी? अरे सीधा सीधा हेजेमनी का डिक्लाइन है आपका। और अभी तक जो पैसा उधार लिया था इन वॉर्स के लिए, वो अभी तक चुका रहा है अमेरिका। 2050 तक अगर मैं टोटल अभी तक खर्चा बताऊं, मतलब क्योंकि 2050 तक भी आप पे करते रहोगे, तो टोटल कॉस्ट बैठ रही है $8 ट्रिलियन। कितनी बड़ी रकम है। 7,000 से ज्यादा अमेरिकन जाने चली गई। देखो 50% ज्यादा कह रहे, 62% अमेरिकन इसको कह रहे हैं कि ये तो बर्बादी कर दिया आपने। अगर इतना पैसा आपका वॉर में चला गया, तो यानी कि डोमेस्टिक, यानी कि आपके घर के अंदर जो फैसिलिटीज आप डेवलप कर सकते थे, इंडस्ट्रीज को पुश कर सकते थे, जो क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते थे, वो आपने नहीं करी। उन चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती रही, तो जनता के अंदर रिसेंटमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में अमेरिका कह रहा था जो हमारा तरीका है ना डीरेगुलेशन का, ज़्यादा रेगुलेशन मत करो बैंक्स पे, बेस्ट है। इस चक्कर में इनके बैंक्स ने सब प्राइम क्राइसिस कर दिया, ऐसी जगह पर लोन दे दिए जो वापस भी नहीं आ सकते थे, और इतना रिस्की किया, मतलब वो कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा लोन दे दिया कि जो वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि सरकार तो वहाँ रेगुलेशन कर नहीं रही थी, और जब वापस नहीं आया, इतना ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर फैल गया कि उसके प्राइस भी स्लैश हो गए, तो अल्टीमेटली यूरोप की मार्केट, अदर मार्केट जो इनके साथ कनेक्टेड थी, वहाँ भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। तो ऐसे में दुनिया को पता लग गया कि यूएस कैन नॉट बी द एंकर इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी मोर। यूएस के हालात ऐसे हो गए, $11 ट्रिलियन के आसपास का वेल्थ, अगर हम हाउस होल्ड वेल्थ करें, वो डिक्रीज हो गया था 2007 से 2009 के बीच में। सोचो 10% ऑल टाइम हाई इनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी उस समय पर। तो पता लग गया कि भाई अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकते। और साथ साथ क्या हो रहा था, मल्टीपोलैरिटी का राइज हो रहा था, यानी कि चाइना 2000 से लेकर 2016 के बीच में ऑन एन एवरेज 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था। अब जरा ये डेटा देखिए, सन 2000 में चाइना की इकोनॉमी यूएसए का करीब 12% होती थी, 2016 में वो 60% हो गई यूएस की इकोनॉमी का, तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ब्रिक्स नेशंस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मल्टीपल पिलर्स बनते जा रहे थे। ऐसे 2016 में 30% ऑफ दैट इकोनॉमी, मतलब बड़ी बात है अगर पीपीपी पर बात करें। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इसका मतलब होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि यूएस के कई मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट्स, मिशिगन, फ्लिंट एटसेट्रा, वहां से फैक्ट्री शिफ्ट होने लगी चाइना में, मैक्सिको में, अदर जगह पर जहां पर चीपर लेबर मिल रही थी। तो यानी कि प्रीवियस जो उनके डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं ये लैप्स ला रहे थे। एग्जांपल देता हूं, कनाडा और मैक्सिको के साथ इन्होंने नाफ्टा साइन किया, नॉर्थ अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब उस चक्कर में कितने सारे एरियाज में इनका जो इंपोर्ट टैक्स था ना के बराबर था। तो अब अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि भाई जब इंपोर्ट टैक्स ना के बराबर है, तो क्यों ना मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लें, वहां पर सस्ती लेबर मिलेगी, और प्लस इंपोर्ट टैक्स ना के बराबर है, तो सीधा उस चीज को यहाँ पर लाएंगे और बेचेंगे, प्रॉफिट बम्पर हो जाएगा। इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो गए। देखिए 1970 से 2010 के बीच में, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन जो है लगभग 70% था इन एरियाज में। तो पब्लिक के अंदर रिसेंटमेंट आएगा कि नहीं? उनको तो लगेगा ये ग्लोबलाइजेशन एफटीए से कर क्या रहे हैं, ये तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद एनएसए जो इनका जो नेशनल सिक्योरिटी आर्म है, इनका प्रिज्म प्रोग्राम, स्नोडेन का नाम सुना आपने, विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन, उन्होंने क्लासिफाइड फाइल्स को रिलीज कर दिया था। उसमें पता लगा गूगल एंड अदर कंपनीज के थ्रू ये
जानकारी ले रहे हैं और अपने ना तो फ्रेंड्स को छोड़ रहे हैं ना एनिमीज को छोड़ रहे हैं, सब देशों से ये जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं, गूगल, एप्पल एक्सेट्रा। तो ऐसे में जो इनकी कंपनीज है उस पर भी ट्रस्ट कम हुआ और यूएस पर ट्रस्ट कम हुआ, तो ये भी यार एक डिक्लाइन वाला रीजन हो गया। इसके बाद कुछ एक्सीडेंटल रीजंस भी बताते हैं। एग्जांपल देता हूं, जो इन्होंने इंपीरियल ओवररीच किया उसकी शुरुआत बताई जाती है वर्ल्ड वॉर, जो आपने वॉर ऑन टेरर किया जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया, और उसके बाद आप कोई एंड पॉइंट ला नहीं पाए। मतलब जो टेररिज्म है क्या वो खत्म हो गया? नहीं हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आप कुछ नहीं कर पाए। अब इसके पीछे क्या था? बिल क्लिंटन ने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो केवल देखा है कि भाई वो सिचुएशन वहाँ पर आ गई थी, अमेरिका की इकोनॉमी पे नुकसान हुआ, हमारे साथी देशों पर नुकसान हुआ। लेकिन इससे पहले बिल क्लिंटन के टाइम पर ये 1999 में ये ग्राहम लीच बिले एक्ट इन्होंने साइन किया था। इसने एक्चुअली ये जो ग्लास स्टीगल एक्ट था, ये जब डिप्रेशन आया था ना ग्लोबल लेवल पर, अमेरिका में भी आया था, तो उस समय पर इन्होंने सोचा था कि यार अपनी बैंकिंग सेक्टर को ना रेगुलेट करेंगे, कमर्शियल बैंकिंग अलग होगी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग होगी। फिर बिल क्लिंटन के टाइम पर इनको सलाहकार जो मिले, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इनोवेशन इन बैंकिंग करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में इनोवेशन करते हैं, तो डीरेगुलेशन करते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से सरकार की जो निगरानी ज़्यादा रहती उसको बैकफुट पर ले गए और बैंक्स को खुला छोड़ दिया एक तरीके से। इनसे बहुत बेटर है हमारे यहाँ की पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी। हमारे यहाँ CRR, SLR, CAR तो खैर बेसल नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो ही करना पड़ता है, बट CRR और SLR की जो कंडीशंस हैं, वी आर हैविंग क्वाइट टफ एंड इट इज़ गुड फॉर अस। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसके चक्कर में फिर जब मार्केट कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ, फिर देखते रह गए। तो कहने का मतलब है कि प्रीवियस प्रेसिडेंट्स के टाइम पर भी ऐसे डिसीजंस हुए थे जिसकी वजह से हुआ। यही वो बिल क्लिंटन थे जो WTO में चाइना की एंट्री करा रहे थे, कहा कि लिबरलाइज हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन फिर इसका अल्टीमेट फ़ायदा तो भाई चाइना को ही हुआ। ऐसे ही क्लिंटन के टाइम पर ये नाफ्टा साइन हुआ, राइट। तो यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, क्लिंटन, कुछ तो इनके प्रेसिडेंट के टाइम के डिसीजंस हैं जिसके कारण जॉब लॉसेस हुए और फिर फाइनली इनकी जो हेजेमनी है वो भी डिक्लाइन हुई, क्योंकि फिर जॉब लॉसेस हो रहे हैं तो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट से फिर आपको बैकफुट पर आना पड़ रहा है। तो ट्रंप तो एक ऐसे समय पर आए जो ऑलरेडी पॉलिटिकल ग्राउंड बन चुका था। अब उनको पता था कि जनता किस चीज़ को चाहती है। जनता नहीं चाहती कि कोई मैनेजर आए, जनता चाहती है जो कोई ट्रांसफॉर्मर आए। तो जनता ट्रांसफॉर्मर मान रही है और ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इससे पहले 2016 से 2020 के बीच में अमेरिका फर्स्ट बोल रहे थे, अब मागा बोल रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पॉलिसी वही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वर्जन में है। और एक ट्रेंड देखिए, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, उससे बैकफुट पर आ गए थे कि हम बाहर हैं। फिर ऐसे ही ईरान के साथ जो JCPOA था उससे बाहर आ गए थे। यूनेस्को से कह दिया था कि भाई हम तुमसे बाहर आ रहे हैं। WHO का क्रिटिसिज्म कर दिया था कि तुम्हें फंडिंग नहीं दे रहे हैं। तो आप ट्रेंड देखिए कि USA लगातार जो है विड्रॉल कर रहा है फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी विच एनी मेंबर नेशन शुड हैव। और आप तो USA हैं, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी आज भी है। फिर उसके बाद TPP, ये एक ट्रांस पैसिफिक इनकी पार्टनरशिप थी। इसमें ह्यूज पोटेंशियल हो सकता था कि चाइना को हटाकर इन देशों का अलग से इकोनॉमी जो है इंटीग्रेट हो सकती थी काफ़ी हद तक। लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, मैं भी इसका पार्ट नहीं बनूंगा। फिर अपॉर्चुनिटी देखी चाइना ने, चाइना स्टेप अप कर गया इस अपॉर्चुनिटी में। तो अगेन आपने वैक्यूम छोड़ा, चाइना कैप्चर कर रहा है। नेटो जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक आर्म था आपका, आप क्लियरली बोल रहे हैं कि ये ऑब्सोलीट है, इसका कोई काम नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर तो जो भी लीडर होता है, लीडर आप अकेले थोड़ा ना बनते हैं, लीडर को टीम चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। लेकिन वो जो सपोर्टिंग नेशंस हैं, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। जैसे ये टैरिफ इन्होंने रेज किए थे पहली बार, जैसे ये राष्ट्रपति बने उसके बाद, तो चाइना एंड यूरोपियन यूनियन वर वे क्लोजर देन यूरोपियन यूनियन एंड USA। ये अपने आप में बहुत बड़ा अलार्म है कि USA की हेजेमनी तो भाई कोलैप्स हो रही है, क्योंकि अब वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी EU अपनी चलाएगा। तो अब इस रियलिटी से क्या पता लग रहा है कि अमेरिका के दिन कैसे लग रहे हैं। तो क्या अमेरिका का कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा? देखो रिलेवेंस तो अभी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इकोनॉमी इतनी बड़ी है ना, लगभग क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP अभी भी अमेरिका है। लेकिन जो ये कंडीशंस ऐसी कर रहा है, जैसे कि टैरिफ वॉर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिसरप्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो बाकी दुनिया है वो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर काम करेगी, जिससे कि उसकी डिपेंडेंस USA पर कम होगी। तो gradually it may be possible that USA may find itself sidelined gradually from the global political scene and which will be detrimental for the future of USA। तो फिर आप कहेंगे सर जब USA के हालात ही अंदर से ऐसे हो रहे थे तो और क्या हो सकता था? तो कई चीजें फेज्ड मैनर में हो सकती थी। अगर डायरेक्ट विड्रॉल से ज्यादा नुकसान दुनिया को होगा तो दुनिया फिर क्यों आपको साथ देगी?
कोविड-19 के टाइम पर भी इन्होंने दिखाया था कि भाई पहले हम अपने लिए वैक्सीन्स पर फोकस करेंगे, नॉट फॉर दी अदर्स, लेकिन उसके बाद बाकी देशों ने भी स्टेप अप किया, इंडिया ने भी एंगेज किया और फाइनली हमने कहा नहीं, इट शुड बी अ शेयर्ड इनिशिएटिव एंड वी शुड थिंक ऑफ नेशंस हु आर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देखो, अमेरिका की जर्नी को ट्रेस करें तो आज अमेरिका जहां है, वो जो सुपर पावर बना था एक पर्टिकुलर मोमेंट पर बना था। उस समय दुनिया को ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी। तो प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर यस अमेरिका ने बनाया है, बट दीज इंस्टीट्यूशंस इफ दे आर प्रेजेंट इन यूएसए, दैट डजंट मीन कि वो यूएसए के हैं, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बाकी दुनिया के भी हैं। तो जैसे कि जोसेफ स्टिग्लिस, फेमस स्कॉलर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कहते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, अब डेमोक्रेटिक डेफिसिट को हटाना होगा, दुनिया के बाकी नेशंस को आगे आना होगा। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। यूएसए को लग रहा है कि उसकी जो यूनिलेटरलिज्म है वो जा रही है। यूएसए की कई पुरानी जो थ्योरीज हैं जिसके बेसिस पर वो अपना रूल करता था, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, कि अगर मैं हेजेमोन रहूंगा दुनिया को फायदा होगा तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, अब दुनिया उसमें विश्वास नहीं कर रही है। दुनिया देख चुकी है कि मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, एग्जामिन द रोल ऑफ यूएसए इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर, डू यू थिंक दैट वर्ल्ड ऑर्डर और यू कैन से दिस ऑर्डर इज चेंजिंग। 200 वर्ड्स आंसर आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं और ये कंटेंट मैं यहीं पर अभी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।